हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका बेसिक मैनेजमेंट के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डिफरेंट जो थॉट्स और अप्रोचेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर हम उसी में ही डिफरेंट जो थॉट्स और अप्रोचेज हैं उसी में आता है क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल, न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल। और इन्हीं में ही मतलब जो न्यो क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल है, इसमें 3 थ्योरी को जन्म मिलता है, और वो तीनों थ्योरी भी हमें पढ़नी है। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, डगलस मैकग्रेगर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी, और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतनी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेज़ की, तो देखिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट थॉट्स और अप्रोचेज़ की नीड होती है। क्यों? जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले, जब तक जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या स्थिति थी कि मतलब काम जो है ऐसे ही चलता रहता था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ थी नहीं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज आई तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को और मशीनों को सही से काम पे लगा सकें। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग अप्रोचेज आई। अप्रोचेज कैसे आई हैं? बेस्ड ऑन लोगों के एक्सपीरियंस पे, लोगों के साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं इनकी रिसर्च के आधार पर, है ना। जो रिसर्चर वगैरह उनके मतलब मेहनत से ही ये मैनेजमेंट थॉट्स और अप्रोचेज आई हुई हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमियंस, है ना, जो एकेडमिक्स होते हैं, जो मैं साइंटिस्ट कह रहा था, तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं मैनेजमेंट के, एकेडमिक वाले लोग होते हैं, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ एंड हैव कम आउट विद अ वेराइटी ऑफ अप्रोचेज टू मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इंटेंसिव रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब कहने का जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत सारी डिफरेंट थियरी को ईजाद किया है। थियरी कैसे ईजाद की है? इंटेंसिव रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर। और इतनी ज़्यादा मतलब जो है थियरी बन चुकी हैं कि उस वजह से हैरोल्ड कुंड ने बोला है, जो कि एक मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, हैव बीन कॉइंड द टर्म द मैनेजमेंट थियरी जंगल। उन्होंने कहा मतलब एक मैनेजमेंट थियरी जंगल बन चुका है। मतलब इतनी सारी थियरी आ चुकी हैं कि उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, एक नया टर्म दिया है जिसका नाम है मैनेजमेंट थियरी जंगल। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टर्म है मैनेजमेंट थियरी जंगल, ये किसने कॉइन किया है, किसने दिया हुआ है, किसकी थॉट है? तो ध्यान रखिएगा, हैरोल्ड कुंड की जो है थिंकिंग थी, उनके द्वारा टर्म ये कॉइन किया गया है फॉर द वेरियस मैनेजमेंट अप्रोच। इतनी सारी अप्रोच हो चुकी थी कि उन्होंने इसे मैनेजमेंट थियरी जंगल बोल दिया है। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट या मैनेजमेंट गुरु थे, कौन? हैरोल्ड कुंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरियस मैनेजमेंट थॉट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। बहुत सारी मैनेजमेंट थॉट्स हैं, बेसिकली 3 तरीके की हैं फ्रेंड्स। ओके, 3 तरीके की हैं। पहला है क्लासिकल या ट्रेडिशनल, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, आदिकाल से जो चला आ रहा है। फिर आता है न्यो क्लासिकल। न्यो क्लासिकल, क्लासिकल में जो कमियां थी उसी को दूर करते हुए, थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए न्यो क्लासिकल अप्रोच लाई गई। और फिर इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए मॉडर्न जो है, मतलब मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न थाट लेकर के आई गई है। तो तीसरा मॉडर्न वाली है। तो सबसे पहले क्लासिकल आती है, फिर नियो क्लासिकल आती है, फिर मॉडर्न आती हैं। ओके, जिनमें से 2 हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सी? क्लासिकल और नियो क्लासिकल। तो देखिए शुरू करते हैं। क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लासिकल स्कूल बिलीव्स, इसे स्कूल भी अप्रोच भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चाहे स्कूल कह लीजिए, चाहे अप्रोच कह लीजिए, चाहे थॉट कह लीजिए, एक ही बात है। तो क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल, क्लासिकल या ट्रेडिशनल थॉट्स, क्लासिकल या ट्रेडिशनल बिलीफ, जो भी कह लीजिए, सब एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो थियरी है उसे क्लासिकल भी कहा जाता है या ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। तो क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल जो है बिलीव्स इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग efficiency of employee and lays down more emphasis on organization, looks at organization as a machine and the employee as its part who are important only as a means of production। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, क्या है, जो क्लासिकल स्कूल जो है वो विश्वास रखता है किस बात में, कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ तभी जा कर के ये क्लासिकल जो या ट्रेडिशनल थॉट्स आई हुई हैं, इसलिए उस समय टेक्नोलॉजी का या मशीनों का यूज किया जाना शुरू हो चुका था। इसलिए जो क्लासिकल स्कूल था उसका विश्वास था कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में
ये ऑर्गेनाइजेशन पर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एज ए मशीन के तौर पर ट्रीट करते हैं। इतने अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको भी एज ए पार्ट ऑफ इट माना जाता है, यानी कि एम्प्लॉई को, ऑर्गेनाइजेशन को मशीन माना जाता है इस थॉट में, और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही इनका इम्पोर्टेंस है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन को हमें बढ़ावा देना है। कौन इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है वो टेक्नोलॉजी के यूज पर, मशीन के यूज पर जोर देता है। ओके, जो एम्प्लॉई हैं उनको मशीन माना जाता है और उनका काम सिर्फ एक ही होता है कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, इसी के लिए एम्प्लॉई को हायर किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन जो अभी आपका जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, उसमें यही पूछा गया था कि कौन सा स्कूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल बिलीव्स इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, एंड थिंक दैट देयर एम्प्लॉई आर मशीन्स एंड ओनली मीन्स फॉर प्रोडक्शन, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो आपको बताना था कि ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल जो होता है उसकी थिंकिंग होती है। ओके, तो ये होता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आप देख सकते हैं। इसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन है? अगर क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें तो फ्रेडरिक टेलर हैं, हेनरी फॉयल हैं और मैक्स वेबर हैं। इसके मेन कंट्रीब्यूटर में हम इनका नाम ले सकते हैं। साइलेंट फीचर की बात करें, यानी कि खासियत क्या है क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल की? हैविंग एन इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पर एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम बना होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीनरी के तौर पर माना जाता है। प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर देती है ये थियरी। एरर पर कंसंट्रेशन होता है, यानी कि गलतियाँ पकड़ो और उसे सही करो, इस पर जोर दिया जाता है। एम्प्लॉई ये मानकर चलती है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई को मशीन समझती है, तो वो ये मानकर चलती है कि एम्प्लॉई अपना काम कंटिन्यू करेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी चेंजेस ले आएँ, चाहे नई मशीनरी ले आएँ, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करें, चाहे जो कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन की फीलिंग से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये ह्यूमन या एम्प्लॉई को मशीन समझते थे। ओके, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मॉडल होता है। ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है या फिर जो है क्लासिकल थॉट है, ये अकाउंटिंग मॉडल पर आधारित है। गिव इक्वल वेटेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉय, यानी कि सभी हर तरीके की जॉब और हर तरीके के एम्प्लॉय को सेम वैल्यू दी जाती है, कोई फ़र्क किसी चीज़ में नहीं है, चाहे वो CEO का रोल अदा कर रहा हो, चाहे वो क्लरिकल का रोल अदा कर रहा हो, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स जो है हमारी क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि जो मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर थे, जो एकेडमियंस थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और उसके रिसर्च के आधार पर वैरायटी ऑफ अप्रोचेज जो है मैनेजमेंट के लिए दी हुई हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज जिन्होंने दी। इसी वजह से एक टर्म है द मैनेजमेंट थियरी जंगल, जो कि कॉइन किया था किसने? हैरल्ड कुंड्ज ने, ठीक है, और ये मैनेजमेंट गुरु या मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। तो जो टर्म है मैनेजमेंट थियरी जंगल, ये किसने कॉइन किया है? क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा, हैरल्ड कुंड्ज ने, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट जो मैनेजमेंट थॉट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से पहली थॉट है क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल। तो मैंने आपको बताया क्लासिकल मतलब पुरानी वाली, ट्रेडिशनल जो पहले जैसे नहीं तो बोलते हैं हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक जो चलता आ रहा है, तो वो थॉट क्या बिलीव करती है? तो क्लासिकल स्कूल जो होता है, क्लासिकल थॉट जो होती है वो मानती है कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और साथ ही साथ एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी को भी बढ़ाया जा सके। यहाँ पर जोर दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनती है, MD हैं, CEO हैं, मतलब किसी का एक दूसरे से कोई इंट्रैक्शन नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे है, फॉर एग्जांपल PNB इज़ देयर, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बनी हुई है, भाई MD हैं, CEO हैं, सब कुछ, सारे लोग हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेकिन जो हमारा आपस में किसी एक ब्रांच में मान लीजिए 6 वर्कर्स हैं या 6 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो ये आपस में भी एक जो है मतलब लिंक इस्टेब्लिश कर लेते हैं, हम लोग आपस में भी किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली जैसे भी जुड़ पाते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ले लेता है। एक तरीके से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, छोटी सी आपकी, वही या सर्कल ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ 45-50 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके आपस में एक दूसरे से लिंकिंग हो जाती है, चाहे वो दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो, आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल थॉट्स है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देती है। ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन माना जाता है और एम्प्लॉय जो होते हैं उसको इसका पार्ट माना जाता है, यानी एम्प्लॉय को भी इनडायरेक्टली हम मशीन मानते हैं। और जिनकी इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉय का महत्व किस बात के लिए है? सिर्फ जो है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ही एम्प्लॉय को वैल्यू दी जाती है। इसमें मेन कंट्रीब्यूटर फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फॉयल एंड
मैक्स वीवर थे। इसके साइलेंट फीचर में हमने बात की क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल की, तो उसमें हमने देखा कि ये इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आपका काम है एरर को फाइंड आउट करिए, उसे सही करिए, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय की कंटिन्यूटी जारी रहेगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी चेंज कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय हमेशा हमारे यहाँ ड्यूटी करता रहेगा। अकाउंटिंग मॉडल पर आधारित होती है, यानी कि प्रॉफिट लॉस पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, और हर तरीके की जॉब पे हर प्रकार के एम्प्लॉय पर इक्वल वेटेज दिया जाता है, किसी को कोई अलग वैल्यू नहीं दी जाती है। अब जो इनकी कमियाँ थी, क्लासिकल थियरी की जो कमियाँ थी उसी को ही ठीक करते हुए नियो क्लासिकल स्कूल या उसे ही बिहेवियरल स्कूल भी कहा गया है। यानी कि यहाँ पर अब देखो बिहेवियरल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर पर जोर दिया गया, इंसानों पर, ह्यूमन पर, एम्प्लॉय पर जोर दिया गया। क्लासिकल थियरी में क्या कमी थी, वो ह्यूमन को मशीन समझते थे, ह्यूमन के आपस के जो इंट्रैक्शन है, रिलेशन है, उस पर जोर नहीं दिया करते थे। लेकिन उसी चीज़ की कमी को दूर करने के लिए न्यू क्लासिकल थियरी लाई गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो एल्टन मायो का रहा है ना। एल्टन मायो, ये मेरे ख्याल से हमने कहीं पढ़ा हुआ एल्टन मायो के बारे में, आई थिंक जो है ABM के ABM में मॉड्यूल B में HRM है, वहाँ एल्टन मायो की स्टडी वगैरह करी गई है। तो बात करते हैं नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल की। दिस स्कूल इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल एंड डेवलप्ड बिकॉज द वीकनेस ऑब्जर्व इन द क्लासिकल थियरी। तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, जो ट्रेडिशनल स्कूल है या क्लासिकल थियरी है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि जो क्लासिकल थियरी में कमजोरियाँ देखी गई थी उसी को ठीक करने के लिए ही नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल जो थियरी है उसको डेवलप किया गया था। बिहेवियरल थॉट प्रोसेस अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाई क्लासिकल थियरिस्ट। तो क्लासिकल थियरी वाले लोग थे वो व्यक्तियों के व्यवहार पर जोर नहीं दिया करते थे, तो उस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने ह्यूमन को मशीन मान लिया, आपको ये लगता है कि ह्यूमन जो है कंटिन्यू करेंगे, अपना एम्प्लॉय कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जो भी चेंजेस कर दें, ऐसा नहीं है। आप सोचिए AC है, ऑफिस में सारी व्यवस्था है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि नहीं ब्रांच आपकी खुलेगी खुले मैदान में, आप करोगे काम? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। हमको भी भाई छत चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, AC चाहिए, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था चाहिए। ये थोड़ी ना कि तुमने जो है हमको क्रिकेट स्टेडियम में ले जा करके बीचों बीच में बैठा दे जहाँ खेलते हैं खिलाड़ी, वहाँ कुर्सी मेज लगाई और काम शुरू कर दिया। भाई दिन होगा, धूप होगी, बारिश होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है वो इस बात में विश्वास रखती है कि हम चाहे जो कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमको छत पे भी बैठ के कहूँगा, इवन टावर पे भी बैठ के काम करने के लिए बोलूँगा, आप करोगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी जो क्लासिकल थियरिस्ट फेस कर रहे थे, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किसके द्वारा, बिहेवियरल थॉट प्रोसेस के द्वारा, यानी लोगों के बिहेवियर को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। दिस स्कूल ऑफ थॉट प्रोपाउंडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्कूल मतलब जो अपना हम देख रहे हैं नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल है, इसने बताया कि ह्यूमन का एक्शन जो है उसका प्रभाव पड़ता है और उसी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेरी एग्जिस्टेंस इसी पर डिपेंड करता है। यानी व्यक्ति विशेष का एक्शन, व्यक्ति विशेष का काम प्रभावित करता है किस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के रहने और ना रहने को। ओके, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंद हो गई, क्यों? ह्यूमन एक्शन की वजह से, सही डिसीजन ना लेने की वजह से, कोई भी कारण रहा हो। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ फैक्ट व्हिच वाज ओवरलुक्ड बाई क्लासिकल थियरिस्ट। मतलब क्लासिकल थियरिस्ट क्या थे, वो केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास रखते थे। जैसा कि आप SBI में काम करते हो तो SBI एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसी पर ही जोर देते थे। लेकिन इस थियरी के हिसाब से, नियो क्लासिकल थियरी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि SBI जैसा बैंक है, हर रैंक पर अधिकारी हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेकिन जो आपके सर्कल ऑफिस या आपके जोनल ऑफिस के साथ में जुड़ाव है, या जो आपका अपने विद इन स्टाफ मेंबर्स, विद इन ब्रांच आपके जो जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ जो आपका ये जुड़ाव है, उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, इस बात को माना गया, यानी कि ह्यूमन पर जोर दिया गया है कुल मिलाकर के। इसमें मेन कंट्रीब्यूटर आपके आते हैं एल्टन मायो। ठीक है, द स्कूल ऑफ थॉट्स हैड द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स। इसके फीचर क्या हैं? यहाँ मोटिवेशन पर जोर दिया जाता है। अगर आप ह्यूमन पर जोर दोगे, व्यक्ति विशेष पर जोर दोगे, उसकी ज़िंदगी पर जोर दोगे, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन पर आप जोर देंगे। डिफरेंट पर्सन गेट मोटिवेटेड डाइवर्सली फॉर सेटिस्फाइंग देयर स्पेसिफिक नीड। तो इन्होंने कहा कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं अलग अलग वजहों से।
क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। एक कस्टमर आता है, आपको चिल्ला करके चला जाता है, आप शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि आपको अपने बिल भरने हैं, आपको अपनी ईएमआई भरनी है, आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ नीड्स है जिन्हें पूरा करना है। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग वजह से मोटिवेट होते हैं। ये कोई मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने आपको अभी जो दिया है, वो मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं, वो सर्वाइवल का एग्जाम्पल मैंने दिया है, बट एनी हाउ जुड़ा इसी चीज़ से ही है। फॉर इफ़िशियंसी मेजरमेंट कम्युनिकेशन इज ए क्रिटिकल इनपुट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में इस थ्योरी के हिसाब से। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टीम वर्क इज इसेंशियल। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए टीम वर्क को इसेंशियल माना गया है, जबकि क्लासिकल थ्योरी क्या मानती थी कि जो एम्प्लॉय हैं वो मशीन है और वो अपना काम करेंगे। ओके, द थॉट हैज़ टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस थॉट में दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव है, यानी कि हम जब आपस में मतलब एक साथ काम करते हैं तो हमारे आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है ना, दुश्मनी हो जाती है, चाहे जो हो जाए, लेकिन मतलब कहने का कुछ ना कुछ हमारा आपस में रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकली कैसे आपका मैनेजर आपको ट्रीट कर रहा है और आपका फ्रेंड आपको, आपका कलीग आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज आल्सो ओरिजिनेटर ऑफ, इस मतलब जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी की वजह से 3 थ्योरी और जनरेट होती हैं। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरी के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो यहाँ देखिए एबीएम का चैप्टर नंबर 12 अगर आप चाहो, देखिए हम क्या है ये हायरार्की थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी और हाइजीन थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एबीएम का चैप्टर नंबर 12 का वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में चर्चा की है। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पर एक पूरा का पूरा 30 मिनट का वीडियो है। यहाँ मैं हार्डली आपको 5 से 10 मिनट में कवर करके दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में भी शॉर्टकट लिया है तो हम यहाँ पर भी शॉर्टकट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप एबीएम का चैप्टर नंबर 12 ओपन करिए और अच्छे से देख लीजिए, हर एक थ्योरी पूरे डिटेल में वहाँ पर चर्चा की गई है। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स हमारी न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल के बारे में। तो फ्रेंड न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल में हमने देखा कि ये जो है एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, जो ट्रेडिशनल स्कूल या क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल स्कूल था, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें जो कमजोरियां थी उनको दूर करने के लिए ही इसे डेवलप किया गया है। इसमें बिहेवियरल थॉट प्रोसेस को नोटिस किया जाता है, यानी कि व्यक्ति का, एम्प्लॉय का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है, इस बात पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। जैसे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चला जाता है, स्ट्राइक पर क्लासिकल थ्योरी ये मानती ही नहीं है, क्योंकि वो मानती मशीन है, मशीनें कभी जो है स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो उनको ये प्रॉब्लम हुई कि यार लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर हमें जानना होगा कि वो स्ट्राइक पर क्यों जा रहे हैं, तो उनके बिहेवियर को नोटिस किया गया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया, तब स्ट्राइक खत्म हुई। ओके, इस स्कूल जो मतलब जो है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है, इसमें ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए ह्यूमन का जो एक्शन है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ह्यूमन का बिहेवियर और एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। इस थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ओवरलुक करती थी, उसके हिसाब से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। इसमें मेन कंट्रीब्यूटर एल्टन मायो थे, एल्टन मायो। ठीक है, इसमें जो मेन साइलेंट फीचर हैं, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है फ्रेंड, न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में पूछा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जो है कि जो मतलब बिहेवियरल थॉट प्रोसेस पर जोर देने वाली थ्योरी कौन सी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, कौन सी थ्योरी बताती है, तो चाहे न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, दिस स्कूल ऑफ थॉट के जो साइलेंट फीचर हैं, यानी न्यू क्लासिकल में जो फीचर्स हैं, मोटिवेशन पर जोर दिया जाता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वजहों से मोटिवेट होता है, क्योंकि उसे अपनी नीड को सेटिस्फाई करना रहता है। कम्युनिकेशन क्रिटिकल होता है, अगर आपको इफिशियंसी लानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है।
थॉट्स के दो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं। पहला ह्यूमन के रिलेशन प्रोस्पेक्टिव, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। ह्यूमन रिलेशन प्रोस्पेक्टिव में आता है कि मतलब हम जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। और साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए लोगों के द्वारा, तभी आप अच्छा काम कर पाते हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट की वजह से जो है 3 थ्योरी आती है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आती है, डगलस मैकग्रेगर की XY थ्योरी आती है, और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आती है। ज़्यादा डिटेल में अगर इन 3 थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो आप ABM का चैप्टर नंबर 12, नए सिलेबस के हिसाब से ABM का चैप्टर नंबर 12 देख लें, अच्छा रहेगा। मैं बात करने जा रहा हूँ मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बारे में। पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी होती है सेफ्टी नीड, तीसरी होती है लव और बिलोंगिंगनेस नीड, या इसे सोशल नीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? सोशल नीड। और फिर आता है सेल्फ इस्टीम नीड, और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की क्या बोलती है कि व्यक्तियों की जो ज़रूरतें होती हैं वो सब मतलब एक जो है मतलब जो है एक क्रम में होती हैं, ठीक है, और इसी क्रम में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। जब एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तब हम दूसरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान। आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सबसे पहले वो अपनी ज़रूरत पूरी करोगे। जब आपको खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी तब आप अपनी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं कि हाँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ मैं सुरक्षित भी रहूँ, ठीक है। आगे सेफ्टी जब आपको मिल गई तो आप चाहते हो कि लोग जो है सोशल नीड्स, आपकी सामाजिक नीड आ जाती है कि लोग आपको प्यार करें, पसंद करें, आपको वैल्यू दें, है ना। अकेला आदमी कोई जीवन नहीं है उसका, सभी चाहते हैं कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मुझे जानें, ठीक है। उसके बाद में जब ये नीड पूरी हो जाती है तो आपकी सेल्फ इस्टीम नीड आती है। सेल्फ इस्टीम नीड में क्या आता है कि अब आपकी ज़रूरतें, लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब आप चले जाते हैं उस नीड पर जहाँ पर अब आपको मतलब जो है स्टेटस की बात होने लगी। आपको अब थोड़ा जो है स्टेटस चाहिए, अपना रॉब चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि मैं चीफ मैनेजर बनूं, मैं AGM बनूं, ये आपकी सेल्फ इस्टीम नीड है, ओके। उसके बाद में फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब अब आप फेमस होना चाहते हैं एक हिसाब से, मतलब आपकी वो नीड जो मतलब सभी नीडों से परे हैं, लग्जरी की तरफ अब आप बढ़ने जाते हैं, जिन्हें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कह सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, जब ये व्यवस्था हो गई तो सुरक्षा की व्यवस्था की, जब सुरक्षा की व्यवस्था हो गई तो समाज में अपनी इज्जत वैल्यू बनाने की कोशिश की, है ना, सामाजिक प्राणी बनने की कोशिश की हमने। उसके बाद जब ये ज़रूरत पूरी हो गई तो हमने अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश की, और ये भी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कि हम अपना जो है मतलब भौकाल बनाना चाहते हैं, हम अपनी लग्जरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। द थ्योरी कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब देखो, अब इसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की है। ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स एंड डिजायर व्हिच इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। तो मानव जो होता है, ह्यूमन होता है, उसकी ज़रूरतें होती हैं, उसकी इच्छाएँ होती हैं, और उसी की वजह से उसका व्यवहार बदलता है। व्यवहार मतलब जैसे आप अपने बॉस की क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपकी कुछ नीड्स हैं, कुछ डिजायर्स हैं, कुछ वांट्स हैं, इसी वजह से आपका व्यवहार उसके प्रति नरम है। वरना जिस बदतमीजी से अगर वो पेश आता है आपका मैनेजर, आप चाहो तो जो है तुरंत ही मार पिटैया कर लेंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपकी जो वांट्स हैं और जो डिजायर्स हैं वो आपको, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दे रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। नहीं, रहने दे यार, अभी नौकरी करनी है, ओके। ओनली अनसेटिस्फाइड नीड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट। ध्यान रखिएगा, आपकी वो नीड जो आपकी सेटिस्फाई नहीं है वही आपकी जो है बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। जो आपकी नीड सेटिस्फाइड हैं वो आपके बिहेवियर को प्रभावित नहीं करती हैं। कैसे? आप मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, तो भई आपने 12 लाख रुपए की कार खरीदी हुई है, अगर खरीद रखी है तो इससे आपके बिहेवियर पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। लेकिन जो ज़रूरतें आपकी नहीं पूरी हुई हैं वो आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे आपने कार खरीद रखी है लेकिन आपने घर नहीं खरीद रखा है, तो अब आप हाउसिंग लोन लेना चाहेंगे, ज़मीन खरीदना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे, राइट। जैसे आपने अगर CIB नहीं पास किया है ना, तो CIB ना पास करने की वजह से CIB का पास करने के लिए आपका प्रभावित है, मतलब आपका बिहेवियर प्रभावित है। JIB आप पास कर चुके हैं तो ये जो है आपकी सेटिस्फाइड नीड है, ये आपको प्रभावित नहीं कर रही है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि आपने CIB पास नहीं किया है तो इसलिए CIB को पास करने के लिए जो आपका बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा
है। और ये चूँकि अनसेटिस्फाइड नीड है, CIB आपका अनसेटिस्फाइड है, इसीलिए आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप CIB करना चाहते हो। GIB आपका सेटिस्फाइड नीड है, इसलिए आप नहीं प्रयास करोगे GIB पास करने के लिए। सिंस नीड्स आर मैनी, दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। चूँकि ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं, इसलिए उनको एक क्रम में इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ से? बेसिक, शुरुआत से लेकर के कॉम्प्लेक्स, कठिनाई की तरफ, मतलब जटिल की तरफ, आसान से लेकर के जटिल की तरफ उनको एक क्रम में रखा गया है। पर्सन एडवांसेज टू नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली आफ्टर द लोअर लेवल नीड इज आल्सो मिनिमली सेटिस्फाइड। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अगले लेवल पर तभी जाना पसंद करते हो जब जो है नीचे वाला लेवल कम से कम सेटिस्फाइड हो, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत जब कम से कम पूरी हो जाए, कि हाँ 2 वक्त की रोटी जब मिलने लगी, तभी से आप जो है सेफ्टी नीड के बारे में तभी सोचते हैं। ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है। लेकिन ये इस थ्योरी की वीकनेस भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जो है सेफ्टी नीड के बाद में सीधे सेल्फ इस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर भी जा चुके हैं, ठीक है। द फर्दर द प्रोग्रेस ऑफ द हायरार्की, द मोर इंडिविजुअलिटी, ह्यूमननेस एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन विल एग्जिबिट। मतलब बोल रहे हैं जैसे जैसे हायरार्की में आप ऊपर बढ़ते हो, वैसे ही आपका पहचान, इंडिविजुअलिटी आपकी, मानवता आपके अंदर और साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे आप इस हायरार्की में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आप महान होते जाओगे। जो कहने की बात है वो ये है। जैसे जो फिल्म स्टार वगैरह हैं, क्रिकेटर वगैरह हैं फ्रेंड्स, वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में चल रहे होते हैं। हम और आप मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं, मतलब हम अभी अपनी सोशल नीड में लगे हुए होंगे कि सामाजिक तौर पर हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा बने। ओके, सेल्फ स्टीम में तब आएंगे जब हम अपनी रैंक और अच्छी करना चाहेंगे। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड जो है हमारी क्या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में हमने बात की। सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है, यानी रोटी कपड़ा और मकान। फिर सुरक्षा चाहते हैं हम। फिर हम सोशल नीड्स होती हैं, लव और बिलोंगिंगनेस महसूस करना चाहते हैं। फिर हमारी सेल्फ स्टीम होती है, यानी अब हम थोड़ा सा अपना स्टेटस चाहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सब कुछ मतलब पा लिया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जैसे महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हो गया, भगवान बौद्ध को जब ज्ञान हो गया, तो उनकी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में वो मतलब एकदम स्टीम नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके थे। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जो स्टार्स वगैरह होते हैं, फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है ही नहीं फ्रेंड जो कि पूरी ना हो ना। जैसे बिल गेट्स हैं, अब बिल गेट्स को अगर मैं बोलूँ आप गिफ्ट देना है तो क्या गिफ्ट करोगे भाई? दुनिया की हर दौलत तो उस बंदे के पास है ना। जेफ बेजोस हैं अमेजॉन के, अब दुनिया की सारी दौलत उनके पास, आप उनको क्या गिफ्ट करिएगा, है ना। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे पहुंच चुके हैं। बस अब उनको मशहूर होना है या सामाजिक कार्य करना है। जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वगैरह चलाते हैं, गरीब देशों में गरीब लोगों की मदद करते हैं, करोड़ों करोड़ों बांटते रहते हैं। 2-3 करोड़ मुझे भी दे देते तो मुझे भी आराम हो जाता, लेकिन देता नहीं है कोई यार। लोग पता है, साला पता चलता है कि जो है वो 56,000 करोड़ रुपए जो है डोनेट किए अब अडानी ने। अरे यार 56,000 करोड़ डोनेट किए थे, 2 करोड़ हमको भी दे देते, नौकरी छुट्टी मिल जाती। पता नहीं किसको दिए हैं। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यहाँ तक आती है, ठीक है। इस थ्योरी को समराइज़ करने की कोशिश की गई तो वहाँ बताया गया कि ह्यूमन जो बीइंग होते हैं उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, और इन्हीं ज़रूरतों और इच्छाओं की वजह से उनका व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है। आपका बिहेवियर वही नीड प्रभावित करेगी जो अनसेटिस्फाइड है। जो ज़रूरतें आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं, उन्हीं की वजह से आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। जो सेटिस्फाइड नीड है वो आपके बिहेवियर को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी नीड्स होती हैं, इनको एक क्रम में अरेंज किया सकता है, एक क्रम में अरेंज किया सकता है जहाँ पर सामान्य से लेकर के जटिल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। यही जो हायरार्की नीड है, सोशल से लेकर के साइकोलॉजिकल से लेकर, सॉरी फिजियोलॉजिकल से लेकर के और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, ठीक है। पर्सन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है नेक्स्ट लेवल पे, मतलब पर्सन नेक्स्ट लेवल पर तभी बढ़ता है जब उसकी लोअर लेवल की जो नीड है वो कम से कम सेटिस्फाइड हो जाए। यानी रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था जब हो जाएगी, तभी हम अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखना चाहेंगे या सिक्योरिटी महसूस करना चाहेंगे। जब रोटी कपड़े खाने की ही व्यवस्था नहीं है तो हमें सिक्योरिटी किस बात की चाहिए। ओके, तो कम से कम नीचे की ज़रूरतें पूरी हो जाए तभी हम ऊपर की ज़रूरतों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हायरार्की में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर हमारी पहचान बढ़ती है, हमारे अंदर मानवता के गुण आते जाते हैं, ठीक है। ये सारे लक्षण हम दिखाना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी है डगलस
मैग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है, डगलस मैग्रेगर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी। अब देखिए ये नियो क्लासिकल थ्योरी जो थी, नियो क्लासिकल जो थ्योरी थी उसी से ही निकली हुई ये थ्योरीज हैं। ओके, तो डगलस मैग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी गेव एन इंसाइट इनटू टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसने कहा कि जो मानव का व्यवहार है उसके दो तरीके के लोग होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे मतलब जो है इस धरती पर। कौन कौन से? थ्योरी एक्स वाले और थ्योरी वाई वाले। थ्योरी एक्स में कौन से लोग होते हैं? थ्योरी एक्स स्टेटेड दैट ह्यूमन डू नॉट वर्क विदाउट क्लोज सुपरविजन। थ्योरी एक्स कहती है कि मानव बिना जो है क्लोज सुपरविजन, जब तक कोई इनको सुपरवाइज नहीं करता रहेगा तब तक जो है अच्छे से काम करना नहीं चाहते हैं। जबकि थ्योरी वाई कहती है, थ्योरी वाई प्रोपाउंडेड दैट ह्यूमन लव टू वर्क एंड देयर इज नो नीड टू कोर्सिंग देम टू वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। थ्योरी वाई कहती है कि जो है मानव जो है वो काम करना पसंद करता है, उसे वर्क करना अच्छा लगता है, इसलिए उन पर कोई जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनसे जो है जोर ज़बरदस्ती करो कि नहीं आपको ये काम करना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स क्या कहती है? आदमी लेजी है, काम बिल्कुल करना नहीं पसंद करता है, जब तक तुम इसके ऊपर एक सुपरवाइजर नहीं बैठाओगे तब तक ये काम नहीं करेगा। थ्योरी वाई कहती है कि आदमी को काम करना बहुत पसंद है, उसको मज़ा आता है काम करने में, इसलिए किसी तरीके की जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, जो भी काम दोगे वो सब करके देंगे। ये है एक्स एंड वाई थ्योरी। तो थ्योरी एक्स के एजम्पशंस क्या हैं अब देख लेते हैं। एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली लेजी बाय नेचर एंड डिजायर्स टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। तो भाई मैं तो मेरे ख्याल से थ्योरी एक्स वाले में ही आता हूँ ज़्यादातर लोग थ्योरी एक्स वाले में ही आते हैं, क्योंकि हम इनहेरेंटली लेजी होते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, जिस दिन ऑफिस नहीं जाना होता है उस दिन कोशिश रहती है कि यार आज नहीं नहाते हैं ये नेचर है। आप में से भी कई सारे लोग जो है सोचते होंगे, मैं नहीं कहता कि सब मेरे जैसे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो थ्योरी वाई वाले होंगे, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ कि ऑन एवरेज हम तो भाई इसी एक्स वाली कैटेगरी में आते हैं कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है इनहेरेंटली लेजी होता है। हम वाकई लेजी होते हैं नेचर से, और हम कम से कम काम करना चाहते हैं। कोशिश ये रहती है कि पानी और सारा कुछ गए बिस्तर के बगल ही रहे, ज़्यादा दूर हाथ उठा करके मोबाइल ना, यानी कि लाइट भी बंद करने के लिए स्विच अगर जो है बेड के बगल ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ही डिसलाइक द वर्क, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं बने रहो पगला, काम करेगा अगला। मतलब मुझे आता ही नहीं सर, जब मुझे आता ही नहीं तो कोई दूसरे से करवाओ। ओके, ही अवॉइड्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू बी लेड एंड डायरेक्टेड बाई सम अदर। तो मतलब वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पसंद करता है, और ये चाहता है कि उसे कोई जो है डायरेक्ट करे, कोई लीड करे, तभी वो आगे बढ़े। ही इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। मतलब खुद पर जो है ज़्यादा जोर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड है, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन की नीड से मुझे कोई लेना देना नहीं होता। ह्यूमन को सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने में ही खोया रहता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ही हैज़ लिटिल एम्बिशन, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती है। डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, और प्रेफर टू बी लेड, मतलब कोई ना कोई उसे लीड करे, ये उसे पसंद होता है। लेकिन सिक्योरिटी चाहिए, बट वांट सिक्योरिटी, ये हर किसी को चाहिए, मेरी नौकरी सुरक्षित रहे, ये सभी को चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, ठीक है, काम मुझसे मत करवाओ, किसी तरीके की उम्मीद मुझसे मत रखो, लेकिन मुझे जो है मेरी जॉब बहुत सिक्योर चाहिए, वरना पैसे कहाँ से आएंगे और ज़िंदगी कैसे चलेगी। ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है लोग। मतलब ये एक्स थ्योरी कहती है, मैं थोड़ा यहाँ पर जो है नहीं फिट बैठूंगा, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वेरी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मतलब आई एम इंटेलिजेंट, थोड़ा बहुत हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो इनके हिसाब से आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्रिएटिविटी की कमी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्रिएटिविटी की कमी रहती है। और जो ह्यूमन होता है, ही बाई नेचर रजिस्ट चेंज ऑफ एनी, किसी तरीके का भी जो है चेंज होगा तो उसको जो है रजिस्ट करता है, मतलब जो है किसी भी तरीके का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो कोशिश यही रहती है कि सर्दी ही चलती रहे, बरसात ना आने पाए, गर्मी ना आने पाए। ओके, थ्योरी एक्स की एजम्पशन हो गई। थ्योरी वाई के एजम्पशन देखते हैं। वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले, यानी जैसे खेलना पसंद होता है वैसे ही काम करना पसंद होता है, वाई थ्योरी एज्यूम करती है। प्रोवाइडेड द वर्क इन्वायरमेंट इज फेवरेबल, अगर वर्क इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो जो ह्यूमन होता है उसे काम करना उतना ही पसंद है जितना कि खेलना पसंद होता है। वर्क में एक्ट एज सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और पनिशमेंट, तो वर्क जो है, काम जो है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होता है या फिर सोर्स ऑफ पनिशमेंट भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज मैन आर नॉट रियली अगेंस्ट डूइंग वर्क, जो औसतन व्यक्ति होते हैं वो काम करने के मतलब खिलाफ नहीं होते हैं, वो काम करना चाहते हैं। पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क इफ़ दे आर
मोटिवेटेड प्रॉपरली। तो जो लोग होते हैं वो खुद अपने आप को डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। ओके, और क्रिएटिव भी होते हैं, अगर उन्हें मोटिवेट प्रॉपरली किया जाए तो क्रिएटिविटी भी अपने काम में दिखाते हैं। सेल्फ कंट्रोल ऑन पार्ट ऑफ पीपल इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में जो लोग अपना जो है सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, खुद पर कंट्रोल रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट अलोन डू नॉट ब्रिंग आउट एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब कहने का सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी को सुपरवाइजर बना करके रख दिया, एक्सटर्नली कंट्रोल करवा रहे हैं या आप पनिश करने की धमकी देते हैं, तो उससे जो है आप ये उम्मीद करिए इन लोगों से कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि सेल्फ खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो लोग हैं इनके अंदर में कैपेसिटी होती, क्षमता होती है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज करने की। पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव आर रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जो लोग होते हैं वो पैसिव नहीं होते हैं या रेजिस्टेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड के लिए। मतलब कहने का इनका है कि लोग जो है काम करना चाहते हैं और कोई भी बदलाव है तो उसके लिए रजिस्ट नहीं करते हैं। दे हैव वीकम सो एज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब वो रेजिलियंट मतलब रेजिस्टेंस हो गए हैं, यानी किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उन एक्सपेरिमेंटों के नाते ऐसा हुआ है कि अब वो रजिस्ट करते हैं, वो बात मानना नहीं चाहते हैं, अब वो पैसिव नेचर के बन चुके हैं। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड जो है वाई एजम्पशन एक्स एजम्पशन। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो डगलस मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी है, जिसमें ये माना जाता है कि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। थ्योरी एक्स कहती है कि ह्यूमन जो है काम नहीं करना चाहते हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर या सुपरविजन ना करे, कोई न कोई उसकी निरीक्षण देख रेख ना करता रहे। जबकि थ्योरी वाई मानती है कि व्यक्ति को ह्यूमन को काम करना पसंद होता है, इसलिए उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती जोर दबाव लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, वो खुद ही अचीव करके दे देंगे। थ्योरी एक्स की जो एजम्पशन होती है, ह्यूमन जो है लेजी होता है, लापरवाह होता है नेचर से और कम से कम काम करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में उसे काम करना पसंद नहीं होता है और उसे अवॉइड करना चाहता है, जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहता है। उसे ह्यूमन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, उसे कोई लीड करे ये उसे पसंद होता है, कोई लीड करे कोई डायरेक्ट करे ये अच्छा लगता है, लेकिन काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पसंद होती है। सेल्फ सेंटर होता है, यानी अपने ऊपर फोकस रखता है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो है जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नीड से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोगों में एम्बिशन ना के बराबर होती है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और लीड करना पसंद करते, कोई दूसरा लीड करे वो अच्छा लगता है ना, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए, मतलब जॉब सिक्योरिटी, ये सारी सिक्योरिटी चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, क्रिएटिविटी की कमी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाना चाहते हैं। बाय नेचर जो है किसी भी तरीके के चेंज को ये रजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। थ्योरी वाई एजम्पशन क्या करता है कि वर्क जो है उतना ही अच्छा लगता है जितना खेलना पसंद होता है, अगर वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो तो। ठीक है, सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है और सोर्स ऑफ पनिशमेंट भी हो सकता है। वर्क काम जो है आपका सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन में भी काम कर सकता है, पनिशमेंट भी काम कर सकता है। एवरेज आदमी जो होता है उसे काम करना पसंद नहीं होता है ना। एवरेज मैन आई इज नॉट रियली अगेंस्ट, एवरेज मैन जो होता है वो काम करने के खिलाफ नहीं होता है, नॉट रियली अगेंस्ट वर्क डूइंग वर्क, काम करना उसे पसंद होता है, खिलाफ नहीं होता है। सेल्फ डायरेक्टेड होता है, किसी दूसरे को जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर चाहो तो मोटिवेट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद ही अपने आप से ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। क्रिएटिव एट वर्क इफ़ दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली, अगर अच्छे से मोटिवेट किया जाए तो क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। सेल्फ कंट्रोल होता है इनका। ऑन पार्ट पीपल इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो है सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। जो लोग हैं वो अपना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। अब यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहें या पनिशमेंट की धमकी दें उसको, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फ़ायदा पहुँचा सकें, लेकिन सेल्फ कंट्रोल के थ्रू वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। पीपल के अंदर कैपेसिटी होती है इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज करने की। पिछले वाले में हमने देखा था कि वो इमेजिनेटिव नहीं होते, वो इंटेलिजेंट नहीं होते एक्स थ्योरी में, लेकिन वाई थ्योरी में ऐसा नहीं है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कैपेसिटी होती है। पीपल आर नॉट बाई नेचर पैसिव आर रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड, तो जो लोग होते हैं वो बाई नेचर जो है पैसिव या रेजिस्टेंस नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड के लिए। मतलब कहने का वो एक्टिव होते हैं और
ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उसको रजिस्ट नहीं करते हैं, परिवर्तन को विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब रेजिस्टेंस अगर हो रहा है यानी विरोध वगैरह कर रहे हैं तो वो ऐसे इसलिए हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी वजह से अब वो रजिस्ट करते हैं किसी भी परिवर्तन का, और पैसिव हो चुके हैं यानी एक्टिवली नहीं बिहेव करते बल्कि पैसिवली बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। फिर आता है फ्रेंड जो है आपकी तीसरी थ्योरी जो कि है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ठीक है, इसको किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, चाहे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहिए, चाहे 2 फैक्टर थ्योरी कहिए, चाहे सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी कहिए, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ये ब्रेन चाइल्ड है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का, साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट। ये कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है का इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब कहने का फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग में जो 2 फैक्टर थ्योरी दी है उसमें है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कंक्लूड्स दैट सर्टेन फैक्टर इन वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन बट इफ़ अब्सेंट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। तो इन्होंने कहा कि वर्क प्लेस पर कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन यदि वो अब्सेंट रहते हैं तो उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है। मैंने इसीलिए कहा कि चैप्टर नंबर 12 देखिए, ज़्यादा डिटेल में जानना है, वहाँ पर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन समझने भर का यही बहुत है। ठीक है, द फैक्टर दैट मोटिवेट्स पीपल कैन चेंज ओवर दियर लाइफ टाइम। मतलब कौन सी चीज़ जो है लोगों को मोटिवेट करती है वो उनके जीवन काल में बदलती रहती है। जैसे कभी जो है जब आप छोटे थे तो एक खिलौना भी आपको मोटिवेशन दिया करता था, गेम वगैरह जो ये प्ले स्टेशन वगैरह हैं, है ना, ये सब। जब आप बड़े हुए तो बाइक वगैरह जो है आपको मोटिवेशन का एक काम करती थी, जॉब वगैरह ना। तो जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती जाती है वैसे वैसे मोटिवेशन के फैक्टर बदलते जाते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन इज़ वन ऑफ द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में आपको एज ए पर्सन रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा जो है मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आप जो भी काम करते हो उसमें आप इस बात को इंश्योर करते हो कि आपकी रिस्पेक्ट जो है डाउन होने ना पाए। इसीलिए हम गलत कामों को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इस गलत काम का असर निगेटिव होगा, हमारी जो एज ए पर्सन रिस्पेक्ट है वो डाउनग्रेड होगी, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करते हैं। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर थ्योरी थी ना, ध्यान दीजिए, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी थी ना। तो वही मोटिवेशन क्या है? जैसे आपको चैलेंजिंग वर्क मिलना, रिकग्निशन मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। दिस गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। इन मोटिवेशन की वजह से आपको पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये अब्सेंट हो, मान लीजिए आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ ना तो चैलेंजिंग वर्क है, ना आपको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज किया जा रहा है और ना आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आप इसकी वजह से डिमोटिवेटेड नहीं फील करते। समझिए इस बात को, यानी कि अगर है ये चीज़ मोटिवेशन फैक्टर हैं तो आप मतलब जो है मोटिवेटेड तो फील करते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो डीमोटिवेटेड नहीं फील करते हैं। ओके, लेकिन हाइजीन फैक्टर का केस ऐसा नहीं है। हाइजीन फैक्टर्स में आता है स्टेटस, जॉब की सिक्योरिटी, सैलरी और अदर बेनिफिट। अब आप सोचिए आपकी जॉब में अगर सिक्योरिटी ना हो तो दे डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट हैं, जैसे आपने नौकरी ज्वाइन की, गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन की? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। तो जॉब सिक्योरिटी है, इस वजह से कोई आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि एब्सेंट हो तो आपको डीमोटिवेशन ज़रूर होगा। सोचिए आपको ये पता चले 20-25 साल 30 साल बाद कि जो आपकी जॉब है उसमें आपको सिक्योरिटी है ही नहीं, या आपने जो प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होगा? अगर वो एब्सेंट रहेगा तो आप डीमोटिवेटेड फील करने लगेंगे। सैलरी हो गई, अगर सैलरी जैसे आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो सैलरी होगी ही, तो सैलरी होने की वजह से आप कोई मोटिवेशन नहीं फील करते कि नहीं मुझे सैलरी मिल रही है तो आई एम मोटिवेटेड, नहीं। लेकिन यदि सैलरी ना मिले तो आप पक्का डीमोटिवेटेड फील करेंगे। जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मोटिवेशन की खासियत क्या होती है। मोटिवेशन अगर जो है प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन अगर अब्सेंट है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, तब भी अच्छा ही है। मतलब कहने का अगर मोटिवेशन का फैक्टर अब्सेंट भी है तो भी ओके है। लेकिन हाइजीन फैक्टर के केस में अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट हैं तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं महसूस होता है। लेकिन अगर अब्सेंट है तो आपको जो है डीमोटिवेशन ज़रूर फील होता है। मतलब इसकी ये खासियत होती है। ओके, तो कोई नहीं, जितना समझ में आया है ठीक है। एक बार इसको और देखते हैं।
ज़्यादा समझाने के चक्कर में और रिवीजन करवाने के चक्कर में फ्रेंड्स थोड़े लेक्चर बड़े हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई और दूसरा तरीका भी नहीं है मेरे पास में, तो प्लीज़ जो है थोड़ा मेरे साथ बियर करिए, ठीक है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में हमने देखा मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, हाइजीन के फैक्टर होते हैं, इसे 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, या सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी भी कहा जाता है। ये ब्रेन चाइल्ड है या गिवन बाई है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा, ठीक है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। इसमें वर्क प्लेस पर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर ये फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर एब्सेंट होते हैं तो आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलने लगता है, ठीक है। तो अगर कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं वो अगर मौजूद रहेंगे वर्क प्लेस पर तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, अगर नहीं मौजूद रहेंगे तो आप डिससेटिस्फाइड महसूस करेंगे। जैसे एसी, आप इतनी गर्मी है, अगर आप राजस्थान में पोस्टेड और एसी ना हो तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब लोग मोटिवेट होते हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती जाएगी वैसे वैसे आपके मोटिवेशन के फैक्टर्स बदलते जाएंगे, लेकिन आपको एज ए पर्सन रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये सब जो मोटिवेशन फैक्टर है ये पूरे जो है ज़िंदगी भर आपको चाहिए, मतलब हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन जो है टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर होता है हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, यानी कि फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने डिस्टिंग्विश किया मोटिवेशन को और हाइजीन फैक्टर्स को। मोटिवेशन में आपको चैलेंजिंग वर्क का मिलना, आपको आपकी पहचान मिलना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ये सब मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन आपको देते हैं, लेकिन अगर एब्सेंट होंगे तो इसकी वजह से आपको डीमोटिवेशन नहीं फील होता है। लेकिन जो हाइजीन फैक्टर है, जैसे आपको आपके वर्क में स्टेटस चाहिए, आपकी जॉब में आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, अदर बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, तो ये अगर प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से आपको कोई मोटिवेशन नहीं महसूस होता है। सैलरी है तो इसकी वजह से कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर इनको गायब कर दिया जाए, इनको एब्सेंट कर दिया जाए तो आप डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बस यही था, इतनी सी बातें थी। क्लासिकल थ्योरी, न्यो क्लासिकल थ्योरी, ये सारी बातें हमने कर ली। होप है आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए। एम करेंगे इस बार जो है, एम करते हैं, ये बोलते हैं जो है कैरी मिनाटी बोलते हैं कि एम करते हैं जो है 3 लाख लाइक के लिए। मैं सिर्फ आपको 300 लाइक के लिए एम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।